झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस वक्त सारी पार्टियां, सारे नेता अपनी मुकद्दर और अपनी मेहनत दोनों का एक तरह से कह सकते हैं कि टेस्ट लेने वाले हैं, जनता के बीच जाने वाले हैं। और उस दौरान कौन कहां से लड़ रहा है, ये भी बहुत बड़ा एक मसला होता है और बहुत बड़ा सवाल होता है। इसी दौरान 7वीं लिस्ट आई है और जेएलकेएम के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने नाम वो फिर से उन्होंने बताया कि वो एक और सीट से चुनाव लड़ेंगे। पहली लिस्ट में उन्होंने अपना नाम दे दिया था और अब जो 7वीं लिस्ट आई है उसमें भी उनका नाम है। यानी जो जयराम महतो हैं वो 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन 2 जगहों से वो क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, डुमरी और बिरमोही उन्होंने क्यों चुना है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे हमारे डिजिटल हेड आशुतोष जी से। आशुतोष जी, जयराम महतो एक नाम है झारखंड की सियासत में जिनके बारे में कह सकते हैं कि वो कोई भी जो दोनों आमने सामने जो गठबंधन है, जो मेन गठबंधन है, उनमें नहीं है, लेकिन उनकी एक अपनी पहचान है और अभी वो झारखंड की सियासत में फिलहाल एक टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। तो 2 जो जगह उन्होंने चुनी है, इसके पीछे क्या मैथमेटिक्स है, क्या समीकरण है जिसको ध्यान में रखते हुए वो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं और इन्हीं 2 जगहों से लड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली लिस्ट जो जयराम महतो की पार्टी है, जेएलकेएम, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, उसकी पहली लिस्ट नवरात्र के दौरान ही या उससे ठीक पहले जारी हुई थी। उस लिस्ट में ही जयराम महतो ने वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे ये फाइनल कर दिया था। वो सीट थी डुमरी वही सीट है जहाँ से जगन्नाथ महतो 4-5 दफ़ा जीत चुके हैं और उनकी पत्नी पिछली बार उनके निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी चुनाव जीती थी, जो कि मंत्री भी हैं हेमंत सरकार में। वहाँ आजसू का भी प्रभाव रहा है। यशोदा देवी और जगन्नाथ महतो में टक्कर होती रही है, आजसू और जगन्नाथ महतो में। बीजेपी भी फैक्टर रही है पिछली बार से, 2-3 चुनाव से, जब गठबंधन आजसू से नहीं हुआ तब से। उस सीट से जयराम महतो ने खुद बताया था कि आखिर उस सीट को उन्होंने क्यों चुना। तो उसके पीछे की साफ वजह है कि लोकसभा चुनाव जब गिरिडीह से उन्होंने लड़ा था, तब उस विधानसभा चुनाव में उनको 90,000 वोट मिले थे और जो बीजेपी और जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनसे ज़्यादा वोट उनको मिला था जयराम महतो को, यानी लीड मिली थी वहाँ पर। इसी वजह से जयराम महतो ने वो सीट चुनी कि वहाँ से लड़ना उनके लिए सेफ रहेगा। अब उसी समय उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि हम दूसरी सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उस समय ये तय नहीं हुआ था कि कौन सीट से चुनाव लड़ेंगे। चर्चा ये चल रही थी कि टुंडी और गोमिया से शायद वो किस्मत आजमा सकते हैं, चूँकि वहाँ भी अच्छा खासा वोट उनको मिला था। लेकिन अब जब 7वीं लिस्ट जारी हुई है जिसमें 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, उसमें जयराम महतो ने जो दूसरी सीट चुनी है अपने लिए वो है बेरमो। वहाँ पर कांग्रेस के अनूप सिंह, कुमार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह वहाँ के फिलहाल विधायक हैं। 2020 में उपचुनाव हुआ था, तब वो चुने गए थे। उपचुनाव इसलिए हुआ था क्योंकि उनके पिताजी जो हैं राजेंद्र सिंह, उनका निधन हो गया था। अब इस सीट पर बेशक उन्होंने अपने नाम का ऐलान कल शुक्रवार को जारी लिस्ट के जरिए किया है, लेकिन उन्होंने अपने एक पोस्ट से संकेत बहुत पहले दे दिए थे, कुछ दिनों पहले दे दिए थे कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। संकेत में उन्होंने बाहरी भीतरी का भी मतलब एक को कहा था कि दोनों बिहारी मूल के हैं, इस तरीके से झारखंड का ही, और यही आंदोलन की उनकी मतलब मुख्य मुद्दे भी हैं। इसी आंदोलन के सहारे वो लाइमलाइट में आए भी हैं कि किस तरीके से झारखंड पर खनिज संपदा पर बाहरी लोग आकर के कुंडी मार के बैठे हुए हैं, तो उन लोगों से हम लोग को झारखंड को मुक्त कराना है। यही उनकी स्ट्रेटेजी है। इसी के तहत वो चुनाव में जा भी रहे हैं और इसी वजह से उनको समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन जिस समाज से वो आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, महतो से समझ सकते हैं, तो सुदेश महतो को सबसे ज़्यादा डैमेज करने की बात कही जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं कि सुदेश महतो को वो ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। सुदेश महतो के लिए भी ये चुनाव चैलेंज है कि किस तरीके से वो अपने आप को, जो महतो के एक नेता माने जाते हैं कुर्मी समाज के एकमात्र, उसको बरकरार रख सकते, उसमें सेंध न लगा पाए जयराम महतो। लेकिन जिस तरीके से उनकी सभा में भीड़ उमड़ रही है, उससे देख करके बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी हैरान हैं और सबको ये लगने लगा है कि ज़रूर कुछ न कुछ ये खेला करने वाले हैं। अब रही बात डुमरी में, एक और रीज़न है कि वहाँ पर 90,000 कुर्मी वोटर्स हैं, बड़ा वोट बैंक है। और डुमरी के अलावा बेरमो में जाने के पीछे ये रीज़न है कि उनके मन में एक शंका हो रही होगी कि डुमरी में जो रोशन लाल चौधरी बनाए गए हैं बीजेपी से उम्मीदवार, नहीं डुमरी सीट से ये आए हैं,
तो वहाँ पर ये मतलब उनको महतो वोट बैंक बंटने का खतरा है कि तीनों में, चूँकि तीनों कुर्मी समाज से ही उम्मीदवार हो जाते हैं, एनडीए का भी और उसके बाद जो वर्तमान विधायक हैं बेबी देवी वो भी, और ये भी आते हैं, तो कहीं बढ़ जाए तो फिर उनकी सीट कहीं खतरे में न पड़ जाए, कहीं हार न जाए। हालांकि जो वोट मिला है पिछली बार वो बेहद इंटरेस्ट करने वाला है उनके लिए, शायद इसलिए वो सीट भी चुनी है उन्होंने। बेरमो में इसी वजह से गए हैं वहाँ पर, चूँकि वहाँ पर तीसरे नंबर पर महतो वोट बैंक है, 31,000 के आसपास महतो का वोट है, और उनको लगता है कि यार एक मुश्त महतो उनके साथ चले आए, चूँकि वहाँ पर कैंडिडेट महतो नहीं है, तो चला आए तो फिर शायद उनकी लॉटरी लग सकती है, वहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। तो ये कुछ रीज़न है जो हमको फाइंड आउट मैंने किया है। हम थोड़ा सा ये दिखाना भी चाहेंगे कि डाटा क्या है, कितने वहाँ पर हैं। तो देखिए मुस्लिम बेरमो में 39,199 हैं, 12.6%। सिंह 34,532, 11.1%, जिसमें जयमंगल सिंह को कहा जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका दावा है या वो मानते हैं कि उनको जा रहा है। महतो 31,110 वोटर्स हैं, पिछली बार का है, पुराना है ये, 10% के आसपास है। तो ये सारी चीज़ें, तो इनको लगता होगा कि मुस्लिम और महतो का कुछ कॉम्बिनेशन हो जाता है तो शायद ये सीट निकल सकती है। अब हम थोड़ा सा बेरमो में क्या परिणाम रहा है वो भी हम बताना चाहेंगे कि पिछली बार क्या हुआ था, वहाँ पर कितने कितने किसको आए थे और इस बार क्या। तो देखिए कुमार जयमंगल को 94,022 वोट मिले थे पिछले चुनाव में, और 14,225 वोट से ये चुनाव जीते थे, जबकि योगेश्वर महतो को 79,797 वोट मिले थे भारतीय जनता पार्टी के, 41.89%। इसके बाद लालचंद महतो को, और 2019 में जब आम चुनाव हुआ था तब 88,945 वोट मिले थे, तब राजेंद्र प्रसाद सिंह थे, और योगेश्वर महतो बातुल वहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट थे, 63,773 वोट मिला था। तब आजसू पार्टी की तरफ से गठबंधन नहीं हुआ था 19 में, तो काशीनाथ सिंह भी थे, तो 16,546 वोट मिले थे। वैसे ही अगर डुमरी की बात की जाए तो डुमरी में जो पिछले बार का समीकरण था वो ये था कि यहाँ पर बेबी देवी को जब उपचुनाव हुआ था 2023 में, तब बेबी देवी को 1,317 वोट मिला था, और यशोदा देवी जो आजसू की हैं उनको 83,164 वोट मिला था। जबकि 2019 में जब आजसू और बीजेपी का गठबंधन नहीं था तब जगन्नाथ महतो को, उस समय जीवित थे वो, 78,128 वोट मिले थे, और यशोदा देवी को 36,840, और प्रदीप साहू जो बीजेपी के थे उनको 36,013 वोट मिले थे। तो इस तरीके से वहाँ का समीकरण है। 2014 में भी थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो हम 2014 में भी जगन्नाथ महतो वहाँ से जीते थे, लालचंद महतो दूसरे नंबर पर थे, और अब्दुल मोबिन तीसरे नंबर पे थे। उस समय 2014 में बीजेपी और आजसू ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे लगता होगा उनको कि शायद हम वहाँ पर सीट निकाल सकते हैं, और महतो के बीच में ज़्यादा उम्मीदवार होने पर वोट बंटने का खतरा है, और डुमरी में ये चीज़ें होने जा रही है। चूँकि जो पहले से जो परंपरागत वोटर रहे हैं, महतो, जगन्नाथ महतो वहाँ से जीतते रहे हैं लगातार, उससे पहले शायद लालचंद महतो कोई जीते हुए तो उनको हरा करके वो जीते हैं, तब से जीतते ही आ रहे हैं। तो वहाँ पर वोट सबसे ज़्यादा महत्व का कौन लापता है, वो चुनाव जीतने के बाद ये कहा जाएगा कि नेता कौन है शायद कुर्मी का, ये करीब करीब साफ हो जाएगा। और जयराम महतो जितनी सीटों पर 81 में से मैक्सिमम सीटों पर अब तक वो 70-71 के आसपास अनाउंसमेंट कर भी चुके हैं। तो जो रुझान सामने आ रहे हैं, कई सर्वे भी सामने आए हैं, फीडबैक भी सामने आए हैं, लोग घूम भी रहे हैं, तो माना जा रहा है कि जयराम महतो का वहाँ पर बेहद प्रभाव देखा जा रहा है इस चुनाव में, और वो कई सीट निकाल भी ले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यानी कि किंग नहीं बनेंगे तो किंग मेकर की भूमिका में उनकी पार्टी या वो जरूर आने वाले हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि कहीं ना कहीं सुदेश महतो के ही वोट बैंक पर ये सबसे बड़ा अटैक होगा। तो फिलहाल क्या जो पुरानी, जिस तरह से सुदेश महतो की पार्टी का देखा जा रहा है, जैसे उनके पुराने कैंडिडेट्स हैं, क्या उन्हीं को उतारेंगे सुदेश महतो, क्योंकि अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया, तो उन्हीं को उतारेंगे या कोई नए चेहरे को मौका देंगे? बिल्कुल, जो 10 सीट मिली थी उसमें 8 सीटों पर सुदेश महतो ने पहले अनाउंसमेंट किया था। 9वीं सीट दूसरी लिस्ट जारी हुई थी जो मनोहरपुर की, वहाँ पर भी उम्मीदवार उतारा उन्होंने, लेकिन डुमरी सीट पर अभी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। वहाँ पर
यशोदा देवी पिछली बार चुनाव लड़ी थी, उससे पहले भी चुनाव लड़ी थी। तो कहा जा सकता है कि यशोदा देवी की दावेदारी मजबूत है, लेकिन शायद दुर्योधन महतो भी उनकी पार्टी में आ गए हैं, तो वो भी दावेदारी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि इन दोनों के बीच में अभी कुछ तय नहीं कर पाया है लोग कि कौन ज़्यादा मजबूत होगा वहाँ पर। चूँकि एक तरफ जयराम महतो को भी टक्कर देना है और बेबी देवी को भी टक्कर देना है, और दोनों महतो समाज से आते हैं और तीसरे भी उसी समाज से हैं। तो इसीलिए शायद काफ़ी जांच परख करके प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया जाएगा। हालांकि अब वक्त नहीं बचा है, तो जल्दी ही अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो अगर यशोदा देवी या दुर्योधन महतो, चाहे कोई भी एनडीए का उम्मीदवार, आजसू का उम्मीदवार सामने आता है, तो वहाँ पे ट्रायंगुलर मुकाबला होने की पूरी संभावना है। और जब भी ट्रायंगुलर फाइट होता है तो कौन निकल जाए चुनाव में, कौन बाजी मार ले, ये भी नहीं कहा जा सकता है। जिस तरह से हमने देखा कि कैसे जयराम महतो, जो एक झारखंड की सियासत में एक नया उभरता हुआ नाम कहें या कहें कि एक ऐसा चैलेंज जो सारी पार्टियों और सारी गठबंधनों को दे रहा है, पुराने से जो एक तरह से कह सकते हैं जो पुराने दावेदार जो जमींदार बने सीट के बैठे थे, उनको एक नया चेहरा। और तय है कि जब उन्होंने 70 से 71 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं, तो जितने भी, और जैसा कि कहा गया अगर किंग न भी बने तो किंग मेकर की भूमिका में तो जरूर रहना चाहेंगे। तो झारखंड की सियासत में कब क्या हो जाए, किसका नाम कहां से उभर आए, अभी फिलहाल इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। नतीजे जब आएंगे तब तय है कि जितनी संख्या होगी उसी लिहाज से विधानसभा में उनको सरकार बनाने या नहीं बनाने के हालात पैदा होंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं जयराम महतो की पार्टी के बारे में, उनके कैंडिडेट्स के बारे में। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, और अगर पेज पर यानी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।